सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो है ये सेकंड क्लास रहेगा। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, ये सेकंड पार्ट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में देना होगा, ये वाला पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी सिक्योर सिग्नेचर। कब वो सिक्योर कहलाएगा? एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर if the signature creation data at the time of affixing such signature was under the exclusive control of signatory and no other person। जब सिग्नेचर हम कर रहे थे तब पूरा कंट्रोल है वो सिग्नेटरी के पास था। सिग्नेटरी कौन बंदा होता है? जो कि सिग्नेचर करता है। फिर द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वॉज स्टोर्ड एंड एफिक्स्ड इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सिग्नेचर क्रिएशन डेटा, जो क्रिएशन डेटा, सिग्नेचर मतलब जिस डेटा से हम लोग सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, वो जो है वो स्टोर्ड था, एफिक्स था एक्सक्लूसिव मैनर में। समझ में आ रहा है? जो किसी के पास जो है वो नहीं था, वो सिर्फ उसी सिग्नेटरी के पास रहेगा। समझ में आ रहा है? उसी सिग्नेटरी के पास था पूरा कंट्रोल। समझ में आ रहा है? एट द टाइम ऑफ एफेक्सिंग का मतलब होता है जब वो साइन कर रहा है तब, और पूरा जो डेटा है, क्रिएशन का जो डेटा है, वो डेटा कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ सिग्नेटरी के पास जो है रहेगा। द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वाज स्टोर्ड एंड एफेक्स्ड। स्टोर करके रखना और एफेक्स करना एक्सक्लूसिवली उस मैनर में जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर सेक्शन 15। समझ में आ चुका है? ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज कौन होता है? सर एक बात समझाओ, ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज कौन होता है? मैं आपको फटाफट लिखा देता हूं। सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज कौन होता है? फटाफट लिख लो, यहां पर लिख लो फटाफट। इशूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, टू पर्सन आफ्टर वेरीफाइंग such person या फिर persons। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल बताओ सर, कौन है वो? सिफी। क्या ये बात आप याद रख सकते हो सर? कभी भी तुम ये टॉपिक पढ़ने जाओगे ना, कौन सा टॉपिक सर? ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज जब भी तुम पढ़ने जाओगे सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज, तुम्हारे दिल और दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज है कौन। तो सीधी बात, ये वो अथॉरिटी है जो आपको देता है, क्या देता है बताओ? हाँ जी, क्या देता है? सर्टिफिकेट देता है कि ये लो, ये तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अब से तुम डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ऐसा एक कंपनी है सिफी जो ये सारा प्रोवाइड करता है। क्या ये हम लोग रीड करने के लिए रख दे या फिर आपको रीड करवाए? हाँ जी, करवाते हैं। ये देखो, ये तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो बहुत बवाल वाला एग्जाम्पल दे रखा है। लाइसेंस सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज कौन कौन सर्टिफाई कर सकता है? सेफ स्क्रिप्ट, DRB, एनकोड सॉल्यूशंस, एम्यूद्रा, तो ये सारे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या करते ये लोग एक बार देख लेंगे हम लोग फटाफट। द एक्ट कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजन टू दी सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। A certifying authority is expected to reliably identify person applying for signature key certificates, reliably verify their legal capacity, and confirm the attribution of a person's signature key to an identified physical persons by means of a signature key certificate। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि किसी भी आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाओगे, वो पूरा वेरीफाई करेगा आपको, वो पूरा पूरा आपको छानबीन करेगा, और जो सिग्नेचर तुम दे रहे हो उसको, ये सिग्नेचर तुम्हारा ही है, वो तो सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा कि ये सिग्नेचर तुम्हारा है या रतन टाटा का सिग्नेचर है जो तुम लेकर आए हो, जो तुमको चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ है, पहले तो वो वेरीफाई करेगा अच्छे से कि तुम वही बंदे हो और पूरा लीगल बंदे हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, फ्रॉड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। देखो, रिलायबली वेरीफाई देयर लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी देखेंगे कि आप जो है डिजिटल सिग्नेचर होल्ड करने के लायक हो कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, बहुत कुछ देखते हैं वो लोग। एंड कंफर्म द एट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक सिग्नेचर की टू रेगुलेट क्या बताओ ना, टू रेगुलेट द सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज देयर इज ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। अब ये जो इतने सारे सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ है, इनको रेगुलेट कौन करेगा? इनको रेगुलेट करेगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बंदा जिसको कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़। समझ में आ रहा है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ वो रेगुलेट करता है। जैसे बैंक को रेगुलेट कौन करता है? बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई। वैसे ही इन सारे सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ को रेगुलेट करता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCA, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़। ठीक है। अच्छा, ये कौन अपॉइंट करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इट एम्स एट प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस थ्रू द वाइड यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। द CAA certifies the public key of certifying authorities using its own private key, which enables user in the cyberspace to verify that a given certificate is issued by a licensed certifying authorities or not. For this purpose, it operates the root certifying authority of India, that is RCAI. The CCA also maintains the repository of digital certificates, which contains all the certificates issued by CA in the country. देखो, एक चीज़ समझ लो, सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। आप जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज है, आपको कैसे पता लगेगा कि आप जिस सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज से डिजिटल सिग्नेचर आपका बनवा रहे हो वो एलिजिबल है कि नहीं, वो सही है कि वो लाइसेंस्ड है कि नहीं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। आपको बताओ ना, आपको डिजिटल सिग्नेचर देने के लिए, पकड़ लो आप राम डिजिटल के पास गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है करवाने उससे। ठीक है। तो ये सर्विस जो है आपको राम डिजिटल जो है वहाँ पर आप गए, तो आपको कैसे पता लगेगा राम डिजिटल के पास लाइसेंस है कि नहीं, है ना, ये लाइसेंस्ड बंदा है कि नहीं। आपको जो भी सिक्योर की मिलेगा, सिक्योर की क्या होता है? जिससे आप साइन करते हो। सिक्योर की प्राइवेट एंड दो, एक होता है प्राइवेट, एक पब्लिक। समझ में? ए प्राइवेट की टू डू द सिग्नेचर एंड पब्लिक की टू वेरीफाई द सिग्नेचर। तो उसमें CCA का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि वो लाइसेंस्ड है कि नहीं, ये बंदा इसके पास लाइसेंस है कि नहीं। CCA का थप्पा चाहिए होगा। The CCA certifies the public key of certifying authorities, that is CAs, using its own private key, which enables users in the cyberspace to verify that a given certificate is signed, issued by a licensed CA or not. तो लाइसेंस है कि नहीं CA के पास। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। दो चीज़ इस पूरे पैराग्राफ से आपको दो चीज़ याद रखना है। इशू कौन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया ना आपको शॉर्ट फॉर्म में, ये याद रखना है। इशू करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू पर्सन्स आफ्टर वेरीफाइंग सच पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पर ये सिफी लिख सकते हो या फिर यहाँ से कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको लिख देना है CCA जो है, जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो अपॉइंट करता है CA को। समझ में आ रहा है? वो लाइसेंस देता है CA को, और ये कंट्रोल भी करता है, इसलिए इसका नाम है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़। समझ में आ चुका है सर? हाँ, बहुत ब्यूटीफुली समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
Electronic signature certificate as per section 35 of the act certifying authorities to issue electronic signature certificate following are the procedure to obtain electronic signature certificate. क्या क्या procedure है? Any person may make an application and prescribe form to certifying authorities for the issue of electronic signature certificate in the prescribed form as may be prescribed by the central government. Easy. Every such application shall be accompanied by fees तो जाएगा. फिर every such application shall be accompanied by certifying practice statement or where there is no such statement, a statement containing such particulars as may be specified by the regulation. Certification practice statement भी चाहिए होगा आपको. फिर on receipt of an application the certifying authority may after consideration of the certification practice statement कि हाँ आप practice करते हो और दी अदर स्टेटमेंट एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, वो पूरा इंक्वायरी वगैरह करेगा. अगर डीम फिट रहा तो आपको ग्रांट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. ठीक है. क्या सस्पेंशन हो सकता है? हाँ. सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC ये भी होगा. कब? द सर्टिफाइंग ऑथोरिटी which has issued a digital signature certificate may suspend such digital signature certificate on receipt of a request to effect from. किससे रिक्वेस्ट मिला? अगर जो सब्सक्राइबर है लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो, या फिर एनी पर्सन ड्यूली ऑथोराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट सब्सक्राइबर. अगर आप गए, आप खुद उनको बोल सकते हो कि इसको कैंसिल करवा दो, ठीक है, तो वो सस्पेंड करवा देगा. या तो आपने किसी को पावर दे रखा है तो वो. फिर इसके अलावा अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको देखो, इफ़ द ओपिनियन दैट द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगा कि इसको तो निकाल देना चाहिए, इसको तो देना नहीं चाहिए, इसको तो जो है सस्पेंड कर देना चाहिए जो भी हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर दिया, क्योंकि इसने बहुत गलत काम कर रहा है वो डिजिटल सिग्नेचर से, तो वो कर सकता है. उसके खुद के मोशन में वो कर सकता है, खुद का जो है वो कर सकता है. समझ में आ रहा है? ओके. A digital signature certificate should not be suspended for a period exceeding 15 days unless the subscriber have been given opportunity to being heard in the matter. 15 दिन मैक्सिमम आप उसको सस्पेंड कर सकते हो. उसके बाद आपको उसके अगर इससे भी ज़्यादा आपको सस्पेंड करना है उसका डिजिटल सिग्नेचर, तो एक बार उस सब्सक्राइबर को सुनना होगा, आपको उसको अपॉर्चुनिटी देना होगा कि भाई हम क्यों नहीं तेरा सिग्नेचर को सस्पेंड करें, बता. ये वाला चीज़. On suspension of a digital signature certificate, the certifying authority shall communicate the same to the subscriber. Revocation of digital signature DSC. A certifying authority may revoke a digital signature certificate issued by it the following circumstances: where the subscriber or any other person authorized by him makes a request upon the death of such subscriber, upon the dissolution of the firm or winding of the company, where the subscriber is a firm or a company. अगर जो सब्सक्राइबर है वो अगर फर्म है या फिर कंपनी है, मर गया, ठीक है, एक तो देखो ना, एक तो उसने खुद ने सब्सक्राइबर ने बोला, जिसने जो आया था सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ के पास, जो आया था उसको हम लोग कहते हैं सब्सक्राइबर. आप जा रहे हो डिजिटल सिग्नेचर करने, अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाने, तो आप बन जाओगे सब्सक्राइबर, आपको कहा जाएगा सब्सक्राइबर. अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को नहीं चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा. तो आपका जो है मेरे को नहीं चाहिए, आप बोल रहे हो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जो है रिवोक कर लो आप लोग, तो आपका रिवोक कर दिया जाएगा. समझ में आ रहा है? उसके बाद रिवोक करने के बाद आप यूज़ नहीं कर सकते आपके डिजिटल सिग्नेचर को. या तो आप मर गए, या तो डिसोल्यूशन हो गया, कंपनी, फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी का था वो सिग्नेचर, तो कंपनी बंद, तो सिग्नेचर से क्या होगा, तो तब. ठीक है. देखो और भी बहुत सारे मैटर्स है, जैसे कि पहला, अ मटेरियल फैक्ट रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज फॉल्स और हैज बीन कंसील्ड. फिर मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो. अ रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाज नॉट सेटिस्फाइड. फिर द सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्राइवेट की और सिक्योर सिस्टम वाज कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ मैनर materially affecting the digital signature certificate reliability. फिर the subscriber has been declared insolvent or dead, or where the subscriber is a firm or a company, तो भाई wound up हो जाएगा, dissolve हो जाएगा, otherwise cease to exist. Further, certifying authority may revoke a digital signature which may issued by it at any time if the opinion that. तो सेम ही चीज़ है. क्या है? पहले पॉइंट में बताया सर, a material fact represent the digital signature certificate is false. आपने जो मटेरियल दिया था ना, आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, आपने जो डिटेल्स दिया था, वो फॉल्स डिटेल्स दिया था.
डिजिटल सिग्नेचर अपनाने के लिए, फॉल्स डिटेल है तो दे देगा, फिर ख़त्म, रिवोक कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो जो चीज़ मांगा था, रिक्वायरमेंट जो था वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आपको बोला था आधार कार्ड लाओ, आप आधार कार्ड नहीं लेकर आ पाए फॉर एग्जाम्पल, पैन कार्ड दिखाओ, नहीं दिखा पाए, रिवोक कर देगा। फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्राइवेट, फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे उस प्राइवेट की एंड पब्लिक की का जो ऑथेंटिकेशन है वो खराब हो रहा है। ठीक है, उसका ऑथेंटिकेशन खराब हो रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो तब आपने कुछ गलत काम कर रहे हो जिससे वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। ठीक है, तब उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गया, डेड हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब सब्सक्राइबर कौन, जो बंदा जा रहा है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, अपना लाइबिलिटी जो है एसेट से ज़्यादा है। ठीक है, डेड मतलब क्या होता है, मर जाना। ठीक है, अगर कंपनी फर्म है तो कंपनी डिज़ोल्व हो चुका है या फिर वुंड अप हो चुका है, फर्म है तो डिज़ोल्व, कंपनी है तो वुंड अप, तो तब आपका जो है ना रिवोक हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए लिख लो, बहुत अच्छे से कर लेना है, दोनों को कर लेना है, इसको भी नीचे वाले को भी। Every subscriber shall exercise reasonable care to retain the control of the private key corresponding to the public key listed in its digital signature certificate and take all steps to private its disclosure. Obviously private key है तो private करके ही रखेगा, तो इसको एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ नहीं है, प्राइवेट करके ही रखना होगा। पेनल्टीज एंड एजुडिकेशन है यहाँ पे। ओके, पेनल्टीज एंड एजुडिकेशन करेंगे, उसके बाद कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑफेंसेस, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। बस देखो क्या बोले, द एक्ट कंटेम्पलेट्स अ ड्यूअल स्कीम इन रिगार्ड टू रॉन्गफुल एक्ट कंसर्निंग कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। सर्टेन एक्ट्स आर वेस्टेड विथ पेनल्टीज। ठीक है, which are however adjudicated not before courts but before adjudication officers. adjudication officers लोग पेनल्टी वगैरह लगवाते। ठीक है, जैसे ट्रैफिक रूल्स अगर तोड़ोगे तो जज तुमको पनिशमेंट देगा या फिर ट्रैफिक हवलदार, हाँ जी, ट्रैफिक पुलिस ही ना तुमको चालान काटेगा, जज तो चालान नहीं काटने वाला, वैसे ही। ठीक है, ओके, फिर देखेंगे सेक्शन 43 कहता है, प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ से ना मेरे को इतना जोर से मन कर रहा है कि मैं होमवर्क दे दूं, क्योंकि अभी जो आपको पढ़वाऊंगा ना मैं, आपको लगेगा ये आपने क्लास 7-8 में पढ़ रखे हो। ठीक है, कि अगर कोई इंसान, पेनल्टी कब मिलेगा, सुनना, पेनल्टी कब मिलेगा, पेनल्टी कंपेंसेशन फॉर डैमेज कब देना पड़ेगा, अगर कोई इंसान किसी भी पर्सन के, अदर इंसान के जो कि इंचार्ज है किसी भी कंप्यूटर का, उसके परमिशन के बिना एक्सेस कर रहा है उसका कंप्यूटर, एक्सेस, अरे यार कट गया यहाँ, एक्सेस कर रहा है उसका कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्सेस, समझे, डाउनलोड कर रहा है उसके कंप्यूटर में, कॉपीज ले रहा है, एक्सट्रैक्ट ले रहा है, डेटा चोरी कर रहा है, कंप्यूटर डेटा बेस्ड और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच अदर कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डेटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज सिस्टम। फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या, वायरस कंप्यूटर में, फिर डैमेज कर रहा है क्या, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको भी डिसरप्ट कर रहा है, डिसरप्शन कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क का डिनाइल कर रहा है ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस। मेरे ही कंप्यूटर को मेरे को एक्सेस करने नहीं दे रहा है वो बंदा, ऐसा कुछ कर रखा है मेरे कंप्यूटर में। फिर प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी अदर पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, आपने किसी इंसान को आपके कंप्यूटर को यूज करने के लिए दिया, कुछ गलत काम करने के लिए, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू अनदर पर्सन, प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। ठीक है, ये एक तो ये हो सकता है आपने खुद का कंप्यूटर को दे रखा है, या फिर आपने किसी कंप्यूटर को एक्सेस दिलवाया किसी दूसरे इंसान को।
ठीक है, कोई इंसान आके बोल रहा है मेरे को ना उस बंदे का कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, और आप जाके एक्सेस दे रहे हो, हालांकि आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है उसको एक्सेस देने के लिए, लेकिन आपने दिया एक्सेस तीसरे इंसान को। समझ में आ रहा है? हाँ। टेम्परिंग विथ मैनिपुलेशन एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रॉय, डिलीट, ऑल्टर इंफॉर्मेशन इन दी कंप्यूटर, स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, ठीक है, और कॉज एनी पर्सन टू स्टील, conceal, destroy or alter any computer source code using a computer resource with an intention to cause damage। तो ये स्टील कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है भाई मेरे। तो सीधी बात क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। किसी भी दूसरे इंसान के कंप्यूटर में जाकर आप वायरस डाउनलोड कर दोगे, आप उसका डेटा चुरा लोगे, आप उसके कंप्यूटर को खराब कर दोगे, ठीक है, कंप्यूटर को एक्सेस करने नहीं दोगे, मालिक को ही नहीं एक्सेस करने दे रहे उसके खुद के कंप्यूटर को, तो बेटा दिक्कत वाली बात है ना, कंट्रावेंशन हो जाएगा, फिर तो पेनल्टी वगैरह लग जाएगा आपके ऊपर। ही शैल बी लायबल टू पे डैमेज बाय कंपेंसेशन टू द अदर सो अफेक्टेड पर्सन। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ जी, ये डेफिनेशंस है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लेना। कंप्यूटर कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब, कंप्यूटर सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशंस है, ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ रखा है, इसको रीड कर लेना अच्छे से एक बार। ठीक है भाई मेरे। कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। देखो सुनो, एक चीज सुनो, ये जो आधार कार्ड वगैरह ये डेटा है ना, अपना प्राइवेट डेटा है ना, या कि पब्लिक का डेटा है? प्राइवेट डेटा है सर। तो ये डेटा अगर पब्लिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको किसी ना किसी कॉरपोरेशन को दिया होगा ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए आधार कार्ड के सारा डेटा को। ये मोदी तो अपने जेब में लेकर नहीं बैठ रहा है आधार कार्ड का डेटा, किसी ना किसी एंटरप्राइज कंपनी को दिया होगा कि भाई तू इस सारे डेटा को, अपने जो देश के नागरिक का डेटा है उनको जो है संभाल के रख, दिया होगा ना। अगर वो डेटा मिसयूज हो जाए तो कंपेंसेशन देना होगा ना उस कंपनी को। हाँ सर, कंपेंसेशन टू फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा, failure to protect the data, where a body corporate possessing, dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resource which it owns, controls or operates is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedures and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation। सीधी बात। ठीक है, मैंने जो स्टोरी बताया उस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ चुका है बात क्या हो रहा है यहाँ पर। यही बात हो रहा है सर कि मेरा डेटा किसी के पास मैंने रखा है, किसी कंपनी के पास रखा है सिक्योर करके, तो वो डेटा जो है वो अगर चोरी हो गया और चोरी के वजह से आपको डैमेज हुआ और या तो किसी को लाभ हुआ, तो पूरा कंपेंसेशन आपको मिलने वाला इस चीज़ का। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एनी कंपनी। भाई मेरे, बॉडी कॉर्पोरेट का क्या डेफिनेशन, कंपनी लॉ वाले बच्चे हैं हम लोग। फिर से रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस का मीनिंग बताए, सेंसिटिव पर्सनल डेटा का मीनिंग बताए। मीनिंग जो है इसको सीख लेना है, रीड कर लेना है मीनिंग इसको। इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, इफ एनी पर्सन फिर से बताओ, इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट फर्निश करना था, रिटर्न भरना था, रिपोर्ट देना था कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, ठीक है, और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू फर्निश द सेम, ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज़ फॉर ईच फेलियर। समझ में आ रहा है? अगर आपको कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं CCA, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को कुछ डेटा देना था, डिटेल्स, या तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को कुछ डिटेल्स देना था, किस प्रकार के डिटेल्स, फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट देना था कंट्रोलर को या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, लेकिन आप फेल हो चुके हो देने में, तो कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 रुपीज़ फॉर ईच फेलियर। जितनी बार फेल हो गए उतना। लाइबल टू पे पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, 1 लाख का पेनल्टी लगाएगा, और 50,000 रुपीज़ फॉर ईच सच फेलियर। जितना बार फेल करोगे उतना बार 50,000 एक्स्ट्रा लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी,
फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट विद इन दैट टाइम स्पेसिफाइड देयर ऑन। ठीक है, ओके। तो तब भी आपको लगेगा 5,000 रुपीज़ लाइबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग सच फेलियर ऑफ कॉन्टिन्यूस। आपको बोला गया है फाइल का रिटर्न फाइल नहीं किया तुमने, फर्निश नहीं किया कोई इन्फॉर्मेशन, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, इस टाइम के अंदर अंदर आपको करना था लेकिन आप कर नहीं पाए, तो 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कॉन्टिन्यूस। मतलब 5,000 रुपये जब तक कि ना आप ये कंप्लीट कर लो, जब तक कि ना आप रिटर्न फाइल कर लो, फर्निश कर लो, इन्फॉर्मेशन दे दो, बुक्स उनको दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, जो कुछ भी उन लोगों ने मांगा है विद इन द जितना दिन लेट होगा उतना, जितना दिन लेट होगा उतना, समझ में आ रहा है, जितना दिन लेट होगा उतना। फॉर एग्जांपल आपको बोला था 5 तारीख को लेकर आना सारा डॉक्यूमेंट, आप 5 तारीख को लेकर नहीं आए, 6 तारीख को 5,000 देना होगा, 7 तारीख को 5,000 देना होगा, 8 तारीख को 5, जितना दिन नहीं दोगे, जब तक नहीं दोगे एवरी डे लगेगा 5,000 रुपये करके। समझ में आ रहा है। फिर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड फेल्स टू मेंटेन द सेम ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूस। तो फिर इसमें यहाँ पर आपको बोला गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखो, आपने नहीं रख पाए तो 10,000 एवरी डे, जब तक ड्यूरिंग विच द फेलियर कॉन्टिन्यूस, जितना दिन तक आप फेलियर कॉन्टिन्यू होता रहेगा तब तक आपको 10,000 रुपये एवरी डे का भरता रहेगा। समझ में आ रहा है। ओके देखो, ऐसा आपने कुछ नियम कानून तोड़ा है जिसके लिए इस एक्ट में कोई किसी भी प्रकार का प्रोविजन नहीं दिया है, इसको कहा जाता है रेसिड्यूरी पेनल्टी। आपने कुछ पाप काम किया जिसके रिगार्डिंग कोई पेनल्टी वगैरह लिखा नहीं है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इतना पेनल्टी लगने वाला है। टू पे ए कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ टू पर्सन अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रावेंशन और पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ और पेनल्टी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। सेम समझ में आ रहा है। मतलब सर अगर इन देखो ये सारा चीज़ अगर आपने नहीं किया तो कितना कितना पनिशमेंट लगेगा वो तो बता दिए, इसके अलावा जो चीज़ है उसके ऊपर ये सारा पनिशमेंट, जिसमें जिसके लिए स्पेसिफिकली एक्ट में कोई पनिशमेंट नहीं बताए तो उसके लिए ये पनिशमेंट। ठीक है, ओके। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन है? वही ऑफिसर है जो देखेगा किसने कमिट किया कोई कॉन्ट्रावेंशन इस एक्ट के तहत। समझ में आ रहा है। वही ना डिसाइड करेगा कि कितना पैसा पेमेंट करना होगा। यहाँ पर तो मैक्सिमम देकर रखे ना, नॉट एक्सीडिंग देकर रखे, मैक्सिमम 1 लाख। तो सबसे थोड़ी ना 1 लाख रुपीज़ लेंगे, किसी से 5,000 लेंगे, किसी से 20,000, 25,000, 30,000, इस प्रकार से। द एक्ट टेक केयर टू सेट आउट द फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। वो देखेगा प्रॉपरली कि देखो तो ज़रा इसने क्या क्या काम कर रखा है इन एडजुडिकिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन हम लोग उससे चार्ज करेंगे, क्वांटम कितना होना चाहिए उसका, तो उसके लिए वो देखेगा ना, सारा चीज़ अकाउंट में लेगा। फिर ही हैज़ टू हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, वो ये सारा चीज़ ध्यान से देखेगा। द अमाउंट ऑफ गेन एंड अनफेयर एडवांटेज, उसने इस गलत काम करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हुआ, कितना अनफेयर एडवांटेज हुआ, वो देखेगा। उसके बिहाफ उसको देखते हुए तुम्हारे ऊपर पेनल्टी फाइन लगवाएगा ना। फिर द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान को कितना लॉस हुआ उसके हिसाब से तुम्हारे ऊपर फाइन लगाएगा। और रिपीटेटिव नेचर है कि नहीं वो भी देखेगा कि तुम बार बार तो नहीं करते ये सारा चीज। देखो यहाँ पर बताए, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय और ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज और द एजुडिकेटर कैन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सा है? साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर 2 मेन बंदे आ जाते हैं भाई मेरे, एक तो है सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज और इसका बाप है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। दोनों के ऑर्डर से अगर आप परेशान हो, आपको लगा कि नहीं दोनों का ऑर्डर सही नहीं है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास 45 डेज के अंदर अंदर। ओके सर। अच्छा, ऑफेंसेस टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर कर रहे हो। टेम्पर का मतलब क्या होता है सर? टेम्परिंग का मतलब होता है चेंजेस वगैरह, डैमेज वगैरह कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस कुछ है, रीड कर लेना है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, चुराया हुआ चीज, स्टोलन कंप्यूटर आप रिसीव कर रहे हो, आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हो, आप जो नहीं हो वो बता रहे हो वो हम है,
जैसे अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट वो बता रहा है कि हम अमिताभ बच्चन हैं, उसको कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये भी है। किसी का आइडेंटिटी आप चुरा रहे हो, कि हम उसके आइडेंटिटी को चुरा रहे हो, वो होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, आप बता रहे हो, किसी को बता रहे हो, पर्सोनेट कर रहे हो एज अ डिफरेंट पर्सन। समझ में आ रहा है? वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, ये सारा इसको रीड कर लेना है आराम से। अच्छा, इंटरमीडियरी का एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी इन सर्टेन केसेस। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये सारा चीज़ जो है ना इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया आपके न्यू सिलेबस में। ओके, क्या कहता है देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79(1) ऑफ द एक्ट, एन इंटरमीडियरी शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा, ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम। हाउएवर दिस प्रोविजन सब्जेक्ट टू सेक्शन 792 और 3 of the act provided below. According to section 792, the provision of subsection 1 shall apply of the function of the intermediary is limited to the providing access to a communication system over which information made available by third parties is transmitted or temporarily stored or hosted. The intermediary does not initiate the transmission, select the receiver of the transmission, and select or modify the information contained in the transmission. The intermediary observe due diligence while discharging his duties of the act according to the act and also observe such other guidelines as the central government may prescribe in his behalf. इसका मतलब क्या होता है सर? बहुत ईजी है। इंटरमीडियरी कौन है सर? इंटरमीडियरी किसी दूसरे इंसान के बीच में, देखो तुम्हारा और किसी दूसरे इंसान के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तुम और किसी दूसरे इंसान के बीच में कोई भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हो, तो वो इंटरमीडियरी मतलब जो होस्ट कर रहा है, आपका होस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे पकड़ लो, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ या फिर एप्लीकेशन पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। एप्लीकेशन पे वीडियोस अपलोड करने में मेरे को मदद करता है एपेक्स। ये एक कंपनी है जो मेरे को मदद करता है, एप्लीकेशन का सर्विस देता है वो एपेक्स, ठीक है। और यूट्यूब में यूट्यूब वाले, अगर मैंने इंफॉर्मेशन अपलोड किया किससे कम्युनिकेट करने के लिए? आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ना। तो वहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ छेड़खानी हो जाए और कौन कर रहा है? ये इंटरमीडियरी कर रहा है, ये एपेक्स कर रहा है, फिर यूट्यूब कर रहा है, तब दिक्कत है, तब तो वो लोग फंस जाएंगे। लेकिन जब तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया तब तक तो उनका कोई फॉल्ट ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं ना कि इंटरमीडियरी का कब फॉल्ट रहेगा। एग्जाम्पशन है इंटरमीडियरी को एग्जाम्पशन है, इंटरमीडियरी को एग्जाम्पशन है, यूट्यूब को एग्जाम्पशन है, एपेक्स को एग्जाम्पशन है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ होस्ट कर रहा है, उसने कुछ चेंजेस वगैरह कुछ नहीं किया। और जब तक कि ना वो चेंजेस वगैरह कुछ ना उसके खुद की साइड से जब तक कि ना वो कुछ भी छेड़खानी करे तब तक तो वो फॉल्टी नहीं है। आपने अपलोड किया है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, इंटरमीडियरी का काम ही है एक्सेस देना कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, पार्टीज के बीच में। द इंटरमीडिएट डज नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन। क्या एपेक्स अपने आप अपलोड कर देता है वीडियोस? नहीं, मेरे अपलोड करता हूँ एपेक्स पे, मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, मैं अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। हाँ, ये सारे इंटरमीडियरीज है। सिलेक्ट द रिसीवर ऑफ द ट्रांसमिशन। कौन रिसीवर है? किसको दूंगा? पब्लिक करूंगा, प्राइवेट करूंगा, अनलिस्टेड करूंगा, कैसे करूंगा? वो मैं डिसाइड करता हूँ, यूट्यूब वाले डिसाइड थोड़ी ना करते हैं। सिलेक्ट और मॉडिफाई द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द ट्रांसमिशन। क्या वो मॉडिफाई कर सकता है? क्या वो सिलेक्ट कर सकता है अपने डेटा को? नहीं, यूट्यूब मॉडिफाई नहीं कर सकता, यूट्यूब सिलेक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? तो तब तक वो लोग एग्जेम्प्टेड है, ये इंटरमीडियरीज एग्जेम्प्टेड है, उनका कोई कसूर नहीं होगा इन सारी चीज़ों में। देखो, लेकिन वो कब कब कसूरवार रहेगा? सुनो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 793 ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इफ द इंटरमीडियरी हैज कंस्पायर्ड और अबीडेड और एडेड और इंड्यूस्ड वेदर बाय थ्रेट और प्रॉमिस और अदरवाइज इन द कमीशन ऑफ द अनलॉफुल एक्ट। इंटरमीडियरीज कमीशन खा रहा है, यूट्यूब कमीशन खा रहा है कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा और मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और इसके बदले मेरे को कमीशन मिलेगा यूट्यूब को। तो
ऐसे ऐसे टाइम पे अपॉन रिसीविंग द एक्चुअल नॉलेज और बीइंग नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज दैट एनी इन्फॉर्मेशन डेटा और कम्युनिकेशन लिंक residing the connected to a computer resources collected by the intermediary is being used to commit the unlawful act, the intermediary fails to expeditiously remove or disable access to the material on the resources without vitiating the evidence in any manner. सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहा है इंटरमीडियरी को ये इन्फॉर्मेशन अलकायदा के पास पहुंचना नहीं चाहिए, लेकिन इंटरमीडियरी ओपन करके बैठा है इन्फॉर्मेशन, अरे ले कर जाओ अलकायदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। समझ में आ चुका है? ओके। फिर प्राइवेसी पॉलिसी किसको कहा जाता है, कंसेंट किसको कहा जाता है, कलेक्शन लिमिटेशन, नोटिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रूल्स, ये रूल्स है। अ बॉडी कॉर्पोरेट टू प्रोवाइड ए प्राइवेसी पॉलिसी ऑन देयर वेबसाइट। मैं भी अपने वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी डाल कर रखा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, अब हर किसी को देना होगा। कंसेंट requires the prior to collection of sensitive personal data the body corporate must obtain consent either in writing or through fax regarding the purpose। अगर आपका इन्फॉर्मेशन हम लोग लेना चाहते हैं तो आपसे परमिशन लेना होगा। क्या आपने फॉर्म फिलअप किया, आपका इन्फॉर्मेशन आ गया। फॉर्म फिलअप करने का मतलब ही होता है कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपका इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कलेक्टिंग लिमिटेशन अ बॉडी कॉर्पोरेट शुड ओनली कलेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डेटा इफ इट इज़ कनेक्टेड टू लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस के लिए जितना, जैसे कि आपका डेटा, जैसे कि हम लोग ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर चाहते हैं आपको आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, उतना तो चाहिए होगा। नोटिस वगैरह, ठीक है। रिक्वायर्स दैट वाइल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम एन इंडिविजुअल द बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द फैक्ट दैट द इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आपसे, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, इंटेंट रिसिप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजेंसी दैट इज कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजेंसी दैट विल रिटेन द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारा ओके। उसके बाद है कब तक रखेंगे इन्फॉर्मेशन को। मस्ट रिटेन सेंसिटिव पर्सनल डेटा ओनली फॉर एज लॉन्ग इट टेक्स टू फुलफिल द स्टेटेड पर्पसेस। जितना समय के लिए अपने को चाहिए होगा उतने समय के लिए, ठीक है। पर्पस लिमिटेशन रिक्वायर्स द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस दैट वाज कलेक्टेड। इन्फॉर्मेशन उसी रीज़न की वजह से यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर अगर मैं लेकर इसको पब्लिक कर दूँ सबके सामने, तो आप तो चिल्लाओगे ना मेरे ऊपर, सर ये क्या कर रहे हो आप, मेरे मोबाइल नंबर को सारे लॉन्डो को दे रहे हो सर आप, अपना मेरा मोबाइल नंबर। तो उसी प्रकार से आपका मोबाइल नंबर मैंने लिया है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ना कि किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। राइट टू एक्सेस एंड करेक्ट रिक्वायर्स अ बॉडी कॉर्पोरेट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द एबिलिटी टू रिव्यू द इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है, रीसेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। जैसे कि आपका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो हम लोग देते हैं ना आपको चांस, फॉरगेट पासवर्ड करो। आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो आपका इन्फॉर्मेशन। ग्रीवियंस ऑफिसर भी रहना चाहिए जो कि सुनेगा क्या दिक्कत हुआ आपको। डिस्क्लोजर विद कंसेंट, प्रोहिबिशन और पब्लिशिंग एंड फर्दर डिस्क्लोजर। दैट बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट हैव कंसेंट बिफोर डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव personal data to any third person or party except in case of government agencies for the purpose of verification of identity, prevention, detention, investigation or receipt of written request। जैसे कि आपको समझाता हूँ मैं, सुनो। आपने आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर पकड़ लो सुंदर पिचाई ने आपका गूगल ड्राइव का एक्सेस किसी और को दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना। देने से पहले कंसेंट लेना चाहिए। सुंदर पिचाई कंसेंट लेगा आपका, क्या मैं दे दूं इसको? अगर आप हाँ बोलोगे तभी दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट मांग रहा है इन्फॉर्मेशन तो सुंदर पिचाई किसी का नहीं सुनेगा, सीधा दे देगा, क्योंकि गवर्नमेंट मांग रहा है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट के अंडर आते हो आप, गवर्नमेंट के साथ कोई प्राइवेसी नहीं, पूरा नंगा। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, ओके। Requirement for transfer of sensitive personal data. Require body corporate may transfer sensitive personal data into another jurisdiction only if the country ensures the same level of protection and may be allowed only if necessary for the performance of lawful contract between the body corporate or any person. तो अगर आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को काम दिया कि मेरा इन्फॉर्मेशन सेव करके रखो, उसने तो रखा है आपका इन्फॉर्मेशन सेव करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसने आपका इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे कंपनी के पास भी भेज दिया है सेव करके रखने के लिए, क्योंकि वो इनकैपेबल है शायद,
उसके पास जगह नहीं है और इसलिए उसने दूसरे को दिया है, वो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली, ट्रांसफ़र हो सकता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा। इसी के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, आपके हित के लिए ही। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन requires body corporate must secure information in accordance with ISO 27001 standard or any other best practices notified by central government। तो सिक्योरिटी किस लेवल का होना चाहिए? ISO 27001 स्टैंडर्ड। आओ, ये डेवलपमेंट लॉ, इसमें कुछ नहीं है, इसको रीड करना है एक बार, क्या क्या डेवलपमेंट देखे हम लोगों ने। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को, ये पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना अच्छे से, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस को कर लेना एक बार, भूलना नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।